कहने को तो मुल्क में निगरान हुकूमत है जिसकी ज़ेर निगरानी मूशत सुधार सरगर्मियाँ की जा रही हैं, लेकिन दर हकीकत तमाम मामलात चाहे ज़राअत को तरक्की देना हो या मादनियात ज़मीन से बरामद करनी हो, आईटी में पेशरफ्त करनी हो या सियासतदानों को राह रास्त पर लाना हो, फ़ौज और ख़ास तौर पर सिपह सालार जनरल आसिम मुनीर ने ज़िम्मा लिए हुए हैं। ताजरों से वो मुलाकात करते हैं, सऊदी अरब, अमारात और चीन को सरमायाकारी लाने की तरकीब वो देते हैं, बददियानती से बचने की ज़मानत भी वही देते हैं। डॉलर की शरह मुबादला को नीचे लाए जाने के लिए हुंडी वाले गिरफ्तार किए जा रहे हैं और अब तक महज 10 करोड़ रुपए हाथ लगे हैं। बिजली चोरी से मुतल्लिक़ वफाकी सेक्रेटरी पावर राशिद लंगड़ियाल का आज का ट्वीट देख लें कि किसी जगह यानी पूरे बिजली सप्लाई के इलाके लेस्को पेस्को में कहीं 134 तो कहीं 147 यूनिट चोरी के पैसे वसूल किए गए। महंगाई के जिनको काबू करना तो खैर मुमकिन है ही नहीं। मैं 7 साल का था तो जनरल अयूब ने ऐसी सरगर्मियाँ शुरू की थीं। लोग डर गए थे। कुछ बेगुनाहों ने तो दहशत में इमारतों से कूद कर जान दे दी थी। बताया जाता है कि उस ज़माने में तरक्की बहुत हुई। अरे भाई, तभी तो पहली बार आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से कर्ज़ दिया गया था और वो कर्ज़ लेकर सनअतकारों की मदद की गई थी, तो कुछ कारखाने लग गए थे और 22 अमीर तरीन ख़ानदान पैदा हो गए थे। फिर जनरल याहिया खान ने इक़्तिदार संभाला। वो मस्त रहने वाले शख्स से शराब नोश आदमी थे। ख़ास नौ के फ़नकारों की चांदी हुई। मुल्क का एक हिस्सा हाथ से निकल गया। 93,000 फ़ौजी हिंदुस्तान की क़ैद में चले गए। फिर आधा पाकिस्तान जिस सियासतदान के हवाले किया गया वही जंगी कैदी छुड़वा के वापस लाया। जनरल ज़िया ने तो इक़्तिदार पर गासिबाना कब्ज़ा कर लिया। इस सियासतदान को झूठे मुकदमे में फांसी दे दी गई। उससे पहले फ़ौजी अदालतें कायम की गई। मैं उस ज़माने में फ़ौज में कैप्टन था, क्योंकि तब फ़ौज में डॉक्टरों की कमी थी और डॉक्टरों को ज़बरदस्ती फ़ौज में ले लिया जाता था। तो मैं मुल्तान में उस वक्त तैनात था और कप्तान था। तो मुल्तान की जो सबसे अहम फ़ौजी अदालत थी, जो मरकज़ में घंटे घर में वाक़ थी, मैं उस अदालत का एक रुकन था। हमारे 3 अफराद पे मुश्तमिल थी ये अदालत। हमारे सरबराह जो थे वो एक मेजर साहब थे दाढ़ी वाले, मेजर रशीद साहब। तो मैंने 3 रोज़ देखा कि लोगों में से जो भी चरब ज़ुबानी से काम लेता है और जो अपनी दुहाई ज़्यादा देता है, मेजर साहब उसके हक़ में फ़ैसला कर देते हैं। फ़ौजी अदालत का असूल यही होता है कि सरबराह ने फ़ैसला कर दिया तो बाकी 2 अरकान उस पर दस्तखत कर देते हैं। मैं एक रोज़ अदालत में जाने के लिए कमरे से निकलने वाला था कि मेरे कमरे के दरवाज़ा खटका। तो मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरे एक दोस्त मलक गुल मोहम्मद हमसे कहते थे, पठान था, सराइकी पठान। तो वो खड़ा हुआ था। वो मुझे कहा करता था मुन्ने, मुझे मुन्ने के नाम से पुकारता था। तो देखा तो 8-10 लोग खड़े हुए हैं जिनके हाथ में नोटों की गद्दियाँ हैं। नोट नहीं, 2, 4, 5, 10 नहीं, नोटों की गद्दियाँ। उसने मुझे कहा, मुन्ने ये नोट पकड़ो, ये गद्दियाँ, ये पैसे लो। मैंने कहा, भैया क्या किस्सा है? उसने कहा, इन सब के जो मुकदमे हैं वो तुम्हारे वाली अदालत में हैं, इनके हक़ में फ़ैसले करवा दो, तुम्हारी चांदी हो जाएगी, तुम्हारे पैसे बन जाएंगे। तो मैंने उन लोगों को तो भगा दिया और उसको गुल मोहम्मद को डांटा कि भाई इस कस्म के काम में मैं क्यों मुलविस हूँ? उसने बताया सब कर रहे हैं। मैंने कहा मैं तो नहीं करता। खैर ये तो एक जुमला मोतरज़ा था। तो उस ज़माने में ये कुछ हुआ। लेकिन फिर क्या हुआ, आप जानते हैं कि जनरल ज़िया के दौर में किस तरह लोगों के साथ ज़्यादतियाँ हुई, किस तरह सहाफ़ियों को तो कोड़े मारे गए, किस तरह बेगुनाहों को पकड़ा गया, ये सारा कुछ हुआ। फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के इक़्तिदार के कब्ज़े के दौरान मैं चूँकि मुल्क में नहीं था, लेकिन उन्होंने ख़ुद को चीफ़ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर कहलाने के बजाय चीफ़ एग्ज़ेक्टिव ऑफ़िसर कहलाना पसंद किया और तासुर ये दिया कि वो आज़ाद ख़्याल और रोशन मग़ज़ इंसान हैं। मगर उन्होंने क्या किया सब जानते हैं, कुछ ढका छुपा नहीं है। फिर एक बार फिर मुल्क सियासतदानों के हवाले कर दिया गया, उनको निकाल दिया गया। तो फिर हाइब्रिड सिस्टम को आज़माया गया। जब लेपालक पकड़ा गया तो जब और बिगड़ गया तो उसे पकड़ लिया गया और उसके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद भी सियासतदानों से मंजूर करवाई गई। तो इसमें एक क़िस्सा मैं आपको सुनाता चलूँ। रूस में एक ज़माने में एक बहुत मकबूल मलका हुआ करती थी। उन्हें रूसी में तो उनका नाम था कैथरीन अफ्तारोय, लेकिन अंग्रेज़ी में इन्हें कैथरीन द ग्रेट कहते हैं, जिन्होंने वहाँ बहुत इस्लाहात की और लोगों में बहुत मकबूल थी। तो उनका एक वज़ीर-ए-आज़म की फ़ैमिली नेम था पोत्योमकिन। तो एक बार मलका की जी में आई कि जाके अपनी रियाया के हालात देखें। तो उन्होंने पोत्योमकिन से कहा कि मैं अपने रियाया के हालात देखना चाहती हूँ। ज़ाहिर है उस ज़माने में जो ज़राए आमदोरफ़्त थे वो या तो
घोड़ों کے ذریعے یا بیل گاڑیوں کے ذریعے جانا ہوتا تھا، یا پھر سب سے تیز رفتار جو تھا وہ دریا تھا، دریا میں بجرا ڈال کے، دریا میں جس قسم کا ملکہ کے لیے عالی شان وہ بجرا ہوگا، اس میں بیٹھ کے وہ دیکھنے چلیں گے۔ اس اسنا میں جب انہوں نے پروگرام بنایا تھا، اس اسنا میں پتیومکن نے دریا کے کنارے کنارے گتے کی بڑی رنگین بستیاں بسا دیں۔ اس میں اداکار تھے جو کھیل رہے تھے، ہنس رہے تھے، گانے گا رہے تھے، تو ملکہ بڑی خوش ہو کے چلی گئیں، اور تاریخ میں یہ جو ہی وہ چلی گئیں تو یہ بستیاں اکھاڑ دی گئیں اور وہاں پھر خالی ساحل رہ گیا، تو ان کو تاریخ میں پتیومکن بستیاں کہا جاتا ہے۔ تو پتیومکن بستیوں کے ذریعے معاملات درست نہیں کیے جا سکتے۔ ملک میں اس نو کی چابک دستی پر مبنی عارضی سرگرمیوں سے نہیں سنبھلا کرتے۔ ملک کے نظام کو درست کرنا ہوتا ہے، جو کہیں انقلابات سے تو کہیں پارلیمان کی طاقت سے درست ہوتے ہیں۔ فوج کو دنیا بھر میں ایک مائنڈ سیٹ ہے، یعنی طاقت کے استعمال۔ کہیں دشمن بنائے جاتے ہیں، جیسے امریکی اپنے باقاعدہ خیال کردہ دو دشمن ملکوں روس اور چین کے علاوہ، کہیں صدام کو تو کہیں قذافی کو تو کہیں شامی صدر کو اپنا دشمن بنا کے طاقت کا استعمال کرتا ہے۔ تو کہیں روس کو کبھی شام میں تو کبھی یوکرین میں الجھا دیتا ہے، مگر یہ کام امریکہ کے سیاستدان کرتے ہیں یا ملٹی نیشنل کارپوریشنز کرتی ہیں۔ آپ لاکھ طاقت آزمائیں، ڈنڈے چلائیں، بم چلا لیں، لیکن جب تک نظام کی بنیاد کو ٹھیک نہیں کیا جاتا، جب تک سپراسٹرکچر ٹھیک نہیں ہوتا، جب تک بیوروکریسی اور بیوروکریسی کے بعد جتنا عملہ ہے کلرکوں تک، اور اسی طرح فوج میں اور اسی طرح عدلیہ میں، جب تک سب چیزوں کو درست نہیں کیا جاتا اور ان میں شفافیت نہیں لائی جاتی، ملک کے حالات سنبھلیں گے نہیں، ملک کے حالات خراب ہوتے ہی چلے جائیں گے، کیونکہ آپ کب تک یہ عارضی پتیومکن بستی بساتے رہیں گے؟ پتیومکن بستی بالآخر اکھاڑنی پڑ جاتی ہے یا اکھڑ جاتی ہے ہوا کے زور سے، دریا کے پانی سے۔